हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है हिंदी की बुक, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स दोनों के लिए होने वाला है। और हाँ, एक नई बात, ये बीकॉम वालों के लिए भी होने वाला है। विथ फुल नोट्स होने वाले हैं, कोई भी बाहर का मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। और ये वीडियो जो हमारी होने वाली है 2 होने वाली है, लेक्चर हमारा 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले की जो एक वीडियो है वो मैंने बना के अपलोड कर दिया है। और हाँ, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स बना के मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक वो सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको यूनिट 1 के 3 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। उनकी लिंक्स मिल जाएगी, उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले के जो ये चैप्टर्स है, ये सारे टॉपिक्स जो है हमने पढ़ लिए हैं। अगर आप पार्ट लेक्चर 1 देख के आए हो तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2, जो कि हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज हमारा ये वाला टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है अखिल भारतीय सांस्कृतिक विनियम और संस्कृति। आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने अब पढ़ा दिए हैं लेक्चर 1 में, और लेक्चर 2 में थोड़ा बहुत ही बच गया था। एंड वीडियो लेक्चर 1 जो थी काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो कुछ ही मतलब ये लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा, या पॉइंट है, अखिल भारतीय स्तर पर लोक जागरण की इस प्रक्रिया को समझने का एक माध्यम संगीत भी है। यानी कि जो अखिल भारतीय स्तर पर, यानी पूरे भारतीय स्तर पर लोक जागरण की इस प्रक्रिया को, यानी लोगों ने भक्ति आंदोलन के प्रति क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इसको समझने का एक अच्छा माध्यम जो है हमारा संगीत भी है, जो बंधनों को तोड़ता है। संगीत जो है हमारे बंधनों को तोड़ता है। अपनी पुस्तक और साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी उचित ही रेखांकित करते हैं कि मध्य युग में संगीत के उत्कर्ष के समय मुसलमान उस्तादों ने जो गाने बनाए उनमें राधा माधव जरूर आते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि लोगों को लोक जागरण के बीच में अपनी भाषाओं को रखने, अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन के कवियों ने क्या किया, अपने संगीत का भी एक सहारा लिया, जिसमें कि पद गाया करते थे वो। ठीक है, उस तरह के संगीत का भी एक सहारा लिया। भक्ति आंदोलन के कवि की रचनाएं भी बंधनों को तोड़ने वाली थी। जो भक्ति आंदोलन के जो कवि थे उनकी भी रचनाएं ऐसी ऐसी थी जो कि बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। और इसीलिए संगीत विद्या के साथ उनकी जुगलबंदी विषमकारी रही, यानी कि बहुत ही अच्छी रही। अखिल भारतीय स्तर पर उनके आपसी संबंध और विस्तार और रेखांकित करते हुए, यानी कि उनके अखिल भारतीय स्तर पर उनके आपसी संबंध को और विस्तृत यानी बढ़ाते हुए और रेखांकित करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जो रामविलास शर्मा है वो इनके संबंधों को, यानी कि देखो, भारतीय कवि के जो थे, हमारे भक्ति आंदोलन के जो कवि थे, उनके कवि और जो उन्होंने जो अपने रचनाएं की, उनमें जो बंधन को तोड़ने की जो बातें थी, जो प्रेरित करती थी उसको, और जो भी उस मुसलमान उस्तादों ने जो भी गाने बनाए, जो भी कव्वाली वगैरह जो भी बनाई उन्होंने, इसमें राधा माधव का जरूर आते हैं, राधा माधव का भी जिक्र किया गया है। उन दोनों को मिला करके जो बताया गया है, किसने बताया है? हमारे रामविलास शर्मा जी ने बताया है। क्या बताया है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जो रामविलास शर्मा है वो लिखते हैं कि कितना शानदार युग था, यानी कितना अच्छा युग था। एक और मानसिंह का दरबारी, यानी मानसिंह एक राजा था, उसका दरबारी संगीतकार है। यानी कि देखो, ये जो हमारे रामविलास शर्मा जी है वो लिखते हैं कि कितना शानदार युग था वो, जिसमें एक तरफ मानसिंह का दरबारी संगीतकार है, दूसरी ओर सुर और तुलसी का गैर दरबारी संगीत है। यानी कि एक तरफ उनके दरबार में देखो, अगर वो रखते हैं
अपने राजमहल में, तो नियुक्ति रखते हैं जो संपूर्ण, जो उसमें क्या हो, समृद्ध हो। लेकिन उनके बावजूद एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हमारे सूरदास और तुलसीदास जी हैं जो गैर दरबारी हैं, जिनके पास कोई उतनी, मतलब उनको उतनी डिग्रियां के ताल्लुक नहीं रखा गया, मतलब स्किल्स है, बस उनके पास डिग्रियां नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम, ठीक है। एक वो है दक्षिण में संगीत का केंद्र बना कर्नाटक। तो दक्षिण में संगीत का केंद्र कौन बना, कर्नाटक। इस केंद्र के संचालक थे पुरंदर दास। पुरंदर दास वह दरबारी गायक नहीं थे, जो पुरंदर दास थे वो दरबारी नहीं थे। इस तरह वह और तुलसी सॉरी इस तरह वह सुर और तुलसी की परंपरा, सूरदास आएगा यहाँ पे, सुर आएगा। इस तरह वह सुर और तुलसी की परंपरा से जुड़ जाते हैं। इस तरह वो किससे जुड़ जाते हैं, सूरदास और तुलसीदास जी की परंपराओं से जुड़ जाते हैं। ये सब गायक लोक भाषा में रचनाएं करते हैं। ये सब जो गायक हैं, ये सब गायक लोक भाषाओं में अपनी रचनाएं करते हैं, यानी लोगों की जो मृत भाषा है उसमें रचना करते हैं। उनकी भक्ति का आधार था प्रेम और उनका परिमाण व लोकहित, यानी कि उनकी जो भक्ति का जो मेन मोटिव या लक्ष्य था वो क्या था, प्रेम को जगाना, प्रेम था, और दूसरा लोकहित का परिणाम था, यानी लोगों का कल्याण हो, ठीक है। संगीत और साहित्य के इस अनूठे संगम का ही प्रभाव था कि एक ही किस्म की राग रागनियां देश के विभिन्न कोणों में मिल जाती हैं। यानी संगीत और साहित्य के इस, यानी देखो संगीत था और साहित्य, यानी जो रचनाएं लिखी थी कवियों ने, वो था उनका एक अनूठा ऐसा संगम था, जो कि उनका या फिर एक ऐसा प्रभाव था जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के कोनों में ये सेम ही मिल जाती थी। क्या मिल जाती थी, सेम ही मिल जाती थी, राग रागनियां सेम ही मिल जाती थी। दक्षिण के राग का उत्तर के राग से, दक्षिण का जो राग था उत्तर के राग से, दक्षिण का कणहर विभिन्न नाम से उत्तर में गायक का आधार बनता है। यानी कि देखो क्या कह रहा है, दक्षिण के राग का उत्तर के राग से, यानी कि दक्षिण का जो राग था वो उत्तर के राग से, दक्षिण का कंठहर विभिन्न नाम से उत्तर में गायक का आधार बनता है। यानी कि जो देखो सीधा सा मोटिव ये है, उत्तर में एक राग लिखा गया है, कहानी लिखी गई, एक गाना लिखा गया जो कि दक्षिण में आया, दक्षिण में वो क्या बना, लोगों का कंठहर बना, जो कि मुख्य भाषा पे आ गया और लोग उसे गाते। जैसे कोई चीज गाना होता है ना, गाया कहीं और जाता है, हम यहाँ गाते हैं। बताओ, जो ऐसे इंग्लिश गाने हमारे इंडिया में तो नहीं चलते ना, इंडिया में नहीं चलते, बट क्या करते हैं हम, इंग्लिश गाने को देखते हैं, सुनते हैं ना, उसी तरीके से। और मालवा और गोड़ा प्रदेश के राग मिलकर मलवा गोड़ हो जाते हैं। यानी कि मालवा प्रदेश, देखो उत्तर और दक्षिण के मालवा गोड़ा के नाम से जानते होंगे, या जो भी है, मालवा और गोड़ा प्रदेश के राग को मिला करके मालवा गोड़ा हो जाता है, ठीक है। सब मिश्रित कर देते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। एक ही राग देश के विभिन्न क्षेत्रों की कविताओं का आधार बनते दिखाई देती है। यानी कि जो एक ही राग है, एक ही राग अलग अलग देश की कविताओं का आधार बनते हुए हमें दिखाई देती है। इसी का प्रभाव था कि जिन रागों का इस्तेमाल भक्ति आंदोलन कवि करते दिखाई देते हैं, उसका स्वरूप मूलतः अखिल भारतीय था, यानी पूरे भारत में था। एक ही राग का प्रयोग विभिन्न क्षेत्र के कविगण करते हुए सहजता से मिल जाते हैं। एक ही राग का इस्तेमाल करते हुए बहुत से कवि हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। रामविलास जी लिखते हैं कि एक राजा है सौरठ, जिसका संबंध सौराष्ट्र से होगा। किससे होगा? सौराष्ट्र से होगा। इसका उल्लेख देखो, रामविलास जी लिखते हैं कि एक राजा है सौरठ, जिसका संबंध किससे है? सौराष्ट्र से हो, ठीक है, सौराष्ट्र से है। इसका उल्लेख कबीर, नानादेव, सूरदास और तुलसीदास के पदों के साथ है। किससे है? हमारे जो उल्लेख है वो कबीर, नानादेव, सूरदास और तुलसीदास के पदों के साथ है। साथ ही एक राग है मुल्तानी, साथ ही एक राग है जिसका नाम है मुल्तानी। इसका संबंध मुल्तान से होगा। इसका संबंध कहां से होगा? मुल्तान से होगा। सूरदास और मीराबाई के पदों के साथ इनका नाम आता है। किसका नाम आता है? हमारे ये जो राजा है रामविलास जी, जो भी राजा है सौरठ, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। सौरठ नाम का एक राजा जो कि सौराष्ट्र से होगा, ये सौराष्ट्र से है, ठीक है।
अब जो भी हो आगे वो छोड़ो, इसका जो मतलब कि इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम कहाँ से सूरदास और मीराबाई के पदों के साथ में भी देखा जाता है हमें, ठीक है। इसके अलावा जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन, जितनी आपको समझ में आ रही है ना उतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। हाँ, बस पेपर में अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना आप लोग। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, जिनके पास बुक भी नहीं है ना, बुक नहीं भी पढ़ोगे ना, इसी से हो जाएगा आपका, बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा गुज्जर, अभीर आदि गण समाओं के नाम पर कुछ रागों का चलन हुआ। यानी कि गुज्जर, अभीर आदि गण समाओं के नाम पर क्या हुआ, कुछ रागों का चलन हुआ या वो चलने में आई, ठीक है। नव जागरण के इसी प्रभाव में, यानी जब नव युग, यानी कि नया युग आया, उस समय नव जागरण के इसी प्रभाव में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर संगीत के विविध केंद्र स्थापित होते हैं। संगीत के मतलब अलग अलग केंद्र स्थापित होते हैं, जिनका आपस में बहुत ही सृजनशील संबंध दिखाई देता है, जिनका आपस में बहुत ही अच्छा सृजनशील संबंध दिखाई देता है, जो एक दूसरे से मतलब लेन देन करते रहते हैं, सृजनशील रहते हैं, ठीक है। से लेकर बंगाल तक एक ऐसी धारा प्रवाहित होती है जो भक्ति आंदोलन की संवेदना को जन सामान्य के हृदय में चिरस्थ रूप से प्रदान करती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है, मुल्तान से लेकर के बंगाल तक एक ऐसी धारा प्रवाहित होती है, यानी एक ऐसी एक गाना, एक राग निकलता है, एक संगीत निकलता है, जो कि भक्ति आंदोलन में जो भी संवेदनाएं थी, जो भी चीजें थी, उन सभी को जन यानी सभी लोगों के दिल तक पहुंचाई जाती है, हृदय में चिरस्थित, यानी उसको अच्छे ढंग से, अच्छे रूप से उसको प्रदान करती है लोगों के दिल में, हृदय में, मन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ में आया। आज कुछ खास नहीं था हमारे टॉपिक में, बस यही हमारा लास्ट टॉपिक छूट गया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी लेक्चर में, इसलिए नहीं तो मैं उसी में कंप्लीट कर देता, और मेरे बोलने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको अगले दिन नेक्स्ट डे किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। एंड हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।